असल में इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और कहा था कि अब से देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत होगी जिस प्रक्रिया के तहत सीबीआई के चीफ को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए पहले एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और यह कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस कमेटी में कुल मिलाकर 3 लोग होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी। ये 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये सीबीआई के चीफ को भी यही लोग चुनते हैं और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यही 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये लोग कौन होंगे? 3। पहले होंगे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे जो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करती है। इस फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा ऐसे ही की जाती थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अलग अलग कई याचिकाओं में यह मांग की गई कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। और 8 वर्षों के बाद इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। यानी अब यह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा यह तय करना कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, क्योंकि इससे पहले आरोप ये लगते थे कि जो केंद्र सरकार है वो अपने मनपसंद अफसरों को, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी और वो फिर चुनाव आयोग जो है वो किसी एक खास पार्टी को मदद करने लगेगा। इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि यह फैसला तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद में इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता, और सरकार ने बिल्कुल वही किया। वो सिर्फ 5 महीनों के अंदर इस पर एक नया बिल ले आई जो कल राज्यसभा में भी पेश हो चुका है। अब इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चयन अब भी 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, लेकिन अब इस कमेटी से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया गया है जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। यानी अब इस कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री और तीसरे होंगे विपक्ष के नेता, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई जगह नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और ऐसा करके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में कहा था कि सरकार संसद में कानून लेकर आती है तो उसके द्वारा दिया गया आदेश अमान्य हो जाएगा और यही कानून न्यायोचित होगा जो संसद बनाएगी, और सरकार भी वही कर रही है। लेकिन यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार ने यह बिल लाकर मुख्य न्यायाधीश को ही उस सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेगी। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा कानून बनाकर या बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। तो यहां आप ये देखिए, बड़ी जो तस्वीर है वो ये कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है और केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाकर उस आदेश को पलट देती है। इससे आप समझिए और ऐसा इस हाल के 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। एक मामला तो यह है कि जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, और दूसरा मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है जिसमें हाल ही में सरकार ने यह कानून बनाया कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था इस मामले पर वो दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उसे पलटकर उन्होंने वो बिल ले आए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी पलट दिया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को पलटा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है इसके मायने क्या है। इस स्थिति को आपको अंग्रेजों के एक शब्द से समझना होगा जिसे हम कहते हैं
अंग्रेजी के एक शब्द को पुश बैक। इसका मतलब होता है किसी चीज को पीछे की तरफ धकेलना, और अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ यही कर रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक कर रही है और यह कह रही है कि आप अपनी हदों में रहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आपका जो कार्यक्षेत्र है आप सिर्फ उसमें काम कीजिए, सरकार के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत कम होता है, लेकिन सरकार ये कोशिश अब लगातार कर रही है। इसके पीछे आपको एक पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार गठबंधन सरकारें रहीं। ऐसी सरकारें जो बहुत कमजोर थीं, जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और उनके जो नेता थे यानी प्रधानमंत्री थे वो भी बहुत कमजोर स्थिति में थे, क्योंकि वो गठबंधन पर निर्भर करते थे और उनके पास कोई भी कानून बनाने की या किसी भी कानून को पलटने की संसद में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत था ही नहीं। ये पूरा दौर लगभग 30 वर्षों तक ऐसा चला जिसे आप गठबंधन सरकारों का दौर कह सकते हैं। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते थे, लेकिन क्योंकि इस दौरान देश में सरकारें बहुत कमजोर थीं और गठबंधन सरकारों का शासन था, इसलिए कोई भी सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट नहीं पाई। और उस जमाने के जो प्रधानमंत्री थे और जो सरकारें थीं वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट की जो ओवर रीच थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघा था, उसे वो स्वीकार करते चले गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई बहुमत नहीं था। और कई बार ऐसा भी हुआ जब सरकार, ये जो कमजोर सरकारें थी गठबंधन की, ये फैसले या तो ले ही नहीं पाती थी या अक्सर गठबंधन सरकार के जो अपने प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से गलत फैसले ले लिया करती थी। अपने किसी सहयोगी दल के दबाव में आकर कुछ गलत फैसला ले लिया, और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी ही पड़ती थी। और धीरे धीरे ये एक चलन बन गया, ये एक आदत सी बन गई। और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 30 वर्षों तक आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नेंस में सरकार कैसे चलनी है, कौन किसको चुना जाएगा, कौन से कानून बनेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी के समय में जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से लोकसभा में थी और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता थी, तब उस दौर में न सिर्फ संविधान में कई संशोधन हुए, बल्कि अदालतों के फैसले को इंदिरा गांधी की सरकार ने कई बार पलटा। 1975 में देश में इमरजेंसी भी इसलिए लगी क्योंकि इंदिरा गांधी अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मानना नहीं चाहती थी, और उन्होंने इस फैसले को इमरजेंसी लगाकर रोक दिया। और यही चीज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी की, जब उन्होंने तलाक से जुड़े शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एक दूसरा कानून बना दिया। आप याद कीजिए, शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आया था, लेकिन राजीव गांधी के पास बहुमत था और उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून लाकर पलट दिया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पूर्ण बहुमत था और राजीव गांधी के पास भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वो चाहें जैसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट को वापस पुश किया। लेकिन राजीव गांधी के बाद वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक देश में ऐसी सरकारों का शासन रहा जिनके पास बहुमत था ही नहीं और जिनके पास मजबूत नेता भी नहीं थे। इसलिए इन सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और अदालत ने जो फैसला दे दिया, इन सरकारों ने या तो अपनी खुशी से या मजबूरी में उन फैसलों को ये लोग मानते चले गए और उसके बाद हमारे देश में एक चलन बन गया और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही रिमोट कंट्रोल से बड़े बड़े फैसले लेने लगा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई और वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये व्यवस्था तब से अब ये धीरे धीरे बदल रही है और सरकार अदालत को पुश बैक करके संसद में अपने हिसाब से कानून बना रही है और ये पूरी तरह संवैधानिक भी है। और इससे सरकार ये स्पष्ट कर पा रही है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर फैसला भी सरकार द्वारा या फिर संसद द्वारा ही लिया जाएगा। सरकार के कार्यक्षेत्र में जो बड़े फैसले हैं उसमें जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अब एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है जो अपने हिसाब से कानून ला सकती है। 1952 से चुनाव आयुक्त की हम नियुक्तियां करते आए हैं। 52 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी कर रहे हैं और कमिश्नर की भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी की है। उसके बाद 91 में एक कानून आया
जिसमें सर्विसेज लिखा हुआ है, अलाउंसेज लिखा हुआ है, टेन्योर लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, नहीं लिखा हुआ था 91 में। तो वो एक विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बाकी है भाई, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो हमने इस नए बिल में एक हम सर्च कमेटी बना रहे हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होंगी, 2 उसके सचिव होंगे और वो 5 नामों की सिफारिश करेगी। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। क्या गलत है इसमें? हार का डर, खौफ इस बिल में नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाए एक ऐसी समिति द्वारा जहां सब अपनी निष्पक्ष राय दे सके। नेता विरोधी दल, प्रधानमंत्री जी, आप खुद। अब आपको लगता है कि न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ। अब कल राज्यसभा में चुपचाप चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बिल लेकर आए और उसमें गठन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा, जो 3 सदस्यीय पैनल होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। परंतु प्रधानमंत्री जी ने उसको दरकिनार करते हुए ये कहा कि 2 बीजेपी के रहेंगे और 1 विपक्ष का, यानी कि बीजेपी के लोगों को अपॉइंट करेंगे, बीजेपी के लोगों को जिताएंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब खत्म। तो जो बड़ी बात है समझने की वो ये है कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि पहले इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत नेता थी, उनके पास मेजॉरिटी थी। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी को भी एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था और ये 2 ऐसे नेता थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद के बाहर जाने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगर कोई ऐसा फैसला किया भी, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो ये नेता उन्हें रोक दिया करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के इस फैसले को रोकने के लिए आपको एक नया कानून बनाना होता है और नए कानून के लिए आपको चाहिए संसद में बहुमत और फिर एक मजबूत नेता। और गठबंधन का जो दौर हमारे देश में रहा, उस दौरान ये सब समाप्त हो गया और लगभग 30 सालों तक अदालतों ने बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस देश में लिए और हमारे देश के नेताओं को भी असल में उसी की आदत पड़ गई। अगर आज आप देखेंगे तो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो उनके कार्य क्षेत्र की जो चीजें हैं वो भी वो जुडिशरी से ही कराना चाहते हैं, अदालतों से ही उसके बारे में फैसला लेना चाहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि अब बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो तमाम मुद्दे अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, रफाल का मुद्दा हो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और कोई मुद्दा अगर आ जाए जैसे मान लीजिए ये दिल्ली सरकार का मुद्दा था ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। किसी की नियुक्ति हो जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अभी आप देखिए कि ईडी चीफ की जो नियुक्ति के बारे में था, उनको एक्सटेंशन देने के बारे में था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ईडी के जो चीफ हैं उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी लगभग हर चीज जो असल में सरकार को तय करनी चाहिए, किसी मंत्रालय को तय करनी चाहिए, किसी विभाग को तय करनी चाहिए, वो फैसला भी जो है वो अदालतों द्वारा लिया जा रहा है और ये सरकार इसी को रोकना चाहती है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मामले में एक इशारा भी किया था, वो आप सुनिए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों